हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव पुरेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का जो टॉपिक है वह है व्यक्तित्व की गतिकी, डायनामिक पर्सनैलिटी। देखिए, जो डायनामिक पर्सनैलिटी है यह फ्राइड ने सिद्धांत दिया है। जो फ्राइड का पूरा नाम है वह है सिगमंड फ्राइड। इनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1939 में हुई थी। सिगमंड फ्राइड जो हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक तो हैं ही, साथ में यह पहले दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। इन्होंने मन के ऊपर अध्ययन करके मानसिक स्तर की अनेक प्रकार के जो स्तर हैं मन के, उनके ऊपर अध्ययन किया और शरीर में होने वाले परिवर्तन को इन्होंने उससे जोड़ करके देखा कि मन में कौन-कौन से परिवर्तन होते हैं। उस मन के परिवर्तन के आधार पर उसके शरीर और उसके शरीर के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व में कौन-कौन से परिवर्तन आते हैं, इसके ऊपर इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। देखिए, जो मैं व्यक्तित्व की गतिकी है, इसको अगर हम सीधा समझेंगे, तो हो सकता है कि कुछ डाउट आपके मन में रह जाएँ, क्योंकि अगर आप इसके पहले का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत नहीं समझेंगे, तब तक आपको यह व्यक्तित्व की गतिकी स्पष्ट नहीं होगी। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो फ्राइड हैं, इन्होंने जो मन है, माइंड है जो, इसको उन्होंने 3 स्तर पर बाँटा है। कौन-कौन से स्तर पर बाँटा है? उन्होंने पहले बाँटा है, जो मन है, मन को 3 स्तर पर बाँटा है। मन को उन्होंने 3 स्तर पर बाँटा है। ये हम आपको गतिकी के पहले आपको समझा रहे हैं कि आपको जो व्यक्तित्व की गतिकी है, वह बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। देखिए, जो पहला स्तर है, वह है चेतन मन। पहला जो स्तर है, वह है चेतन मन। दूसरा जो उन्होंने दूसरा स्तर बताया है माइंड का, वह बताया है उन्होंने अर्धचेतन मन। और तीसरा जो है, तीसरा उन्होंने बताया है अचेतन मन। मन के जो 3 स्तर हैं, उन्होंने 3 स्तर बताए हुए हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। अब इसको हम समझेंगे कि चेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन मन क्या होता है और अचेतन मन क्या होता है। देखिए, जो चेतन मन है, जो चेतन मन है, यह होता है वर्तमान से संबंधित। जो हम देख रहे हैं, माइंड का जो पूरा भाग है, जैसे 100% है, तो चेतन मन में जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, वह 10% होती है। 10%। हमारा जो चेतन मन है, वह 10% काम करता है। और जो जैसे वर्तमान की जो स्थिति है, वह है चेतन। जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो इस कौन सी स्थिति में पढ़ा रहे हैं? हम चेतन की स्थिति में पढ़ा रहे हैं। और आप जो पढ़ रहे हैं, वह आप चेतन की स्थिति में पढ़ रहे हैं। जो अर्धचेतन मन है, अर्धचेतन मन का अर्थ होता है, देखिए, अर्ध चेतन, अर्ध का मतलब है आधा। जो आधा चेतन है, मतलब जो जागृत तो है पर पूर्णतः नहीं है। हमें कुछ चीजें याद तो हैं, पूर्णतः याद नहीं है क्या है। तो इस प्रकार से जो अर्धचेतन मन है, वह मन की स्थिति है जो जागृत भी है और अचेतन में भी है। दोनों स्थितियों के बीच का जो स्तर है, वह अर्धचेतन मन है। मतलब चेतना में भी है और अचेतन में भी है। ठीक है, याद है परंतु याद भी नहीं है। इसके लिए हमें जोर देना पड़ता है। जब हम जोड़ देते हैं कोई चीज को, तब हमें याद आ जाती है। अचेतन मन, अचेतन मन जो है, यह चेतन नहीं है। अचेतन मन का अर्थ है यह चेतन नहीं है। चेतन मतलब जो है, इसमें जो हमारी मानसिक स्थिति है, इसमें हमारी पूर्व की घटनाएं, दुखी घटनाएं, हमारी इच्छाएं, इन सभी इच्छाओं का हमारे अचेतन मन में स्थिर हो जाना, बैठ जाना ही अचेतन मन होता है। यह इसकी जो क्षमता होती है, वह जो है 90% होती है। 90%। चेतन मन 10% और अचेतन मन 90% काम करता है। ठीक है, जो हम स्वप्न देखते हैं, वो अचेतन मन में जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के आधार पर ही हम स्वप्न आदि देखा करते हैं। इस प्रकार से आपको जो है मन के जो 3 स्तर हैं, वो स्पष्ट हो गए हैं। अब हम इसको जो है, जो मन है, फ्राइड ने जो मन को विभक्त किया है, उसको हम देखेंगे। ठीक है ना?
मन के आधार पर फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। मन के आधार पर व्यक्तित्व का देखिए, मन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण फ्राइड ने 3 प्रकार से किया है। मन का, अभी हमने आपको मन के 3 स्तर बता दिए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। इस प्रकार से जो इस मन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वह 3 प्रकार से किया गया है। उसका वर्गीकरण देखिए क्या है। पहला है इड, जिसे हम इदम बोलते हैं। दूसरा क्या है, ईगो, अहम। और तीसरा जो है वह है परा अहम। देखिए, जो पहला मन का जो स्तर पे आधार, मन के आधार पर उन्होंने जो वर्गीकरण किया है उसमें पहला है इड, इड मतलब एहम, इदम। और दूसरा है ईगो, अहम। और तीसरा जो है वह है सुपर ईगो, परा अहम। इस प्रकार से इन्होंने मन के आधार पर 3 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, इदम, अहम, परा अहम। इस प्रकार से हम इनका व्याख्या देख लेंगे, तब हमें व्यक्तित्व की गति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, व्यक्तित्व की गति है क्या। देखिए, जो इदम है, यह इदम जो है यह मन की बिल्कुल सुखमय स्थिति है। यह सुख चाहता है, अपनी जो इच्छाएं हैं इसकी, यह सुखमय वाली इच्छाएं हैं। जो काम प्रवृत्तियां होती हैं यह इदम में होती हैं, जो जिसे हम लिबिडो कहते हैं, लिबिडो। ठीक है ना। जो काम प्रवृत्तियां होती हैं वह कहाँ होती हैं, इदम में। ये अनैतिक भी हो जाता है, अपनी काम पूर्ति के लिए ये अनैतिक भी हो जाता है। हम जो आजकल समाज में घटनाएं देखते हैं कि काम प्रवृत्ति के कारण वह अप्रिय से अप्रिय घटनाएं कर देता है, क्योंकि यह इसमें अगर नियंत्रण ना हो तो व्यक्ति मनुष्य से पशु बन जाता है और अपनी काम पूर्ति के लिए वह किसी भी स्तर पर चला जाता है। तो ये जो है इदम, ये सुखवादी है और इसमें काम की प्रवृत्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। और जो इड का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, ईगो करता है। इड का नियंत्रण कौन करता है, ईगो करता है। इसके बाद हम देखेंगे जो ईगो है, ईगो जो है ये मन के वर्तमान से संबंधित है। जो ईगो है ये हमारे वर्तमान से संबंधित होता है। इसमें जो है मानवता रहती है। और इसमें क्या होता है, जो हमने आपको बताया था अर्धचेतन, अर्धचेतन का रूप ही ईगो है। हमें याद तो होता है बहुत सी चीजें, परंतु याद नहीं आता। जैसे हम किसी को जानते तो हैं, वह हमें मिलता है तो हम कहते हैं हम इसको जानते तो हैं, परंतु हमें उसका नाम याद नहीं आता। और फिर हम सोचते हैं, जब हम सोचते हैं और दिमाग पर जोर देते हैं तब हमें उस व्यक्ति का नाम याद आ जाता है। तो जो ईगो है वह जो है हमारा अर्धचेतन से संबंधित है, जो हमें घटनाओं को याद करने के लिए जोर देना पड़ता है। अपने माइंड पर हम जब जोर देते हैं तो हमें वह घटना याद आ जाती है। इसके बाद जो है सुपर ईगो है, पराहम। पराहम जो है यह पराहम इड और ईगो दोनों को नियंत्रित करता है। और सुपर ईगो एक नैतिक सिद्धांत है। मन की जो स्थिति है वह एक नैतिक है, नैतिकता से संबंधित है कि हमें यह करना चाहिए, हमें यह नहीं करना चाहिए। यह सामाजिक और नैतिक, समाज में हमें किस तरीके से रहना है, समाज में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जो प्रवृत्ति होती है वह देव प्रवृत्ति होती है। मतलब जो देवताओं में प्रवृत्ति होती है, समाज को क्या अच्छा है, समाज में क्या नैतिकता करनी है, ये सभी चीजें हमें जो है पराहम सुपर ईगो जो है बताता है। और सुपर ईगो ही इड और ईगो को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से आपको अभी हमने बताया, फ्राइड ने जो मन के आधार पर जो मन के स्तर बताए थे और मन के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो आपको स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद आपको व्यक्तित्व की गति जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि व्यक्तित्व की गति होती क्या है।
देखिए, अब हम जो है व्यक्तित्व की गतिकी को हम पढ़ेंगे कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की गतिकी को किस प्रकार से परिभाषित किया है। जो व्यक्तित्व की गतिकी है, डायनामिक पर्सनैलिटी है, इसको उन्होंने 3 प्रकार के स्तर बताए हुए हैं। पहला उन्होंने बताया मूल प्रवृत्ति, दूसरा बताया है चिंता और तीसरा बताया है अहम रक्षा प्रक्रम। तो हम पहले देखेंगे मूल प्रकृति क्या होती है। देखिए, जो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने बताया है कि जो शरीर है, यह एक जटिल तंत्र का तंत्र है। शरीर में जो ऊर्जा होती हैं, वह 2 प्रकार से होती हैं। पहली कौन-सी ऊर्जा होती है? देखिए, जो मूल प्रवृत्ति में जो ऊर्जाएँ हैं, सिगमंड फ्राइड ने बताया है कि जो शरीर में जो ऊर्जाएँ होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है शारीरिक ऊर्जा, जिसे हम दैहिक ऊर्जा बोलते हैं, और दूसरी होती है मानसिक ऊर्जा। ठीक है ना? इस प्रकार से जो ऊर्जाएँ हैं, वह हमारी 2 प्रकार की हैं, शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं को जो है जो शरीर की आवश्यकताएँ हैं, जो हमारे शरीर की आवश्यकताएँ हैं, वह हमारी शारीरिक ऊर्जा के अंतर्गत आएगा, और जो हमारी मानसिक आवश्यकताएँ हैं, वह हमारी मानसिक ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। दोनों में जो है जो इनकी दोनों जो शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा की जो मध्यस्थता है, वह कौन करता है? वह करता है इड। इड, इदम, जो इदम है, शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं का जो है वह मध्यस्थता करता है, और दैहिक आवश्यकता ही, जो दैहिक आवश्यकता है, वही मूल प्रवृत्ति है। जो शारीरिक और मानसिक और शारीरिक एवं मानसिक जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, जो हमारी मन की आवश्यकताएं हैं, देखिए, जो मन की आवश्यकता है वो किसके माध्यम से पूरी होगी? शरीर के माध्यम से पूरी होगी। तो जो हमारी दैहिक आवश्यकताएं हैं, जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, वही हमारी मूल प्रवृत्ति है। अब हम मूल प्रवृत्ति को देखेंगे कि मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, मूल प्रवृत्ति होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? मूल प्रवृत्ति होती हैं 2 प्रकार की। कौन-कौन सी होती हैं? पहली होती है जीवन मूल प्रवृत्ति। फिर दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है? इस प्रकार से हम देखेंगे कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या है। देखिए, शरीर की जो ऊर्जा है, वो क्या है? शरीर की जो दैहिक ऊर्जा है या दैहिक आवश्यकताएं हैं, वह होती हैं मूल प्रवृत्तियां। और फिर मूल प्रवृत्तियां क्या कितने प्रकार की होती हैं? वह 2 प्रकार की होती हैं, एक जीवन मूल और दूसरा होता है मृत्यु मूल। जीवन मूल से क्या मतलब है? जीवन मूल से अर्थ है रचनात्मक। इसमें जो काम होते हैं, वह होते हैं रचनात्मक कार्य होते हैं। जो हम प्रजनन होता है, जो वह इसके अंतर्गत होता है, जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत होता है। और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती हैं, इसमें हमारी विध्वंसकारी घटनाएं होती हैं। जैसे कि जीवन मूल प्रवृत्ति क्या है? जैसे कि हम जो भोजन करते हैं, वह हम भोजन ऊर्जा के लिए करते हैं, और जब भोजन करते हैं तो यह जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत है। और उस भोजन को जब हम दांतों के द्वारा चबाते हैं, उसको हम तोड़ते हैं, तो वह जो है हमारी मृत्यु मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। और जो जीवन मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इसे हम इरोस बोलते हैं, और जो मृत्यु मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इन्हें हम थैनाटोस बोलते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से हमें याद रखना है कि जीवन मूल प्रवृत्तियां क्या हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या है। जीवन मूल प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? इरोस कहते हैं। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? थैनाटोस कहते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से हम मूल प्रवृत्ति को समझ लिए हैं कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जो चिंता है उसको। ठीक है ना? चिंता क्या है? इसके बाद हम जो दूसरा व्यक्तित्व की गतिकी में जो दूसरा सिद्धांत है, वह है चिंता। चिंता जो है वह 3 प्रकार से होती है। पहली जो चिंता है वह 3 प्रकार से होती है। पहली होती है वास्तविक, वास्तविक चिंता। दूसरी, देखिए, ये होती है वास्तविक चिंता। इसके बाद जो दूसरी चिंता है वह है तंत्र का तापी।
तंत्र का तापी चिंता, और तीसरी जो है वह है नैतिक नैतिक चिंता। देखिए जो वास्तविक चिंता है, जो वास्तविक चिंता है, यह जो है वातावरण के बाह्य घटनाओं के ऊपर आधारित होता है। जो वास्तविक चिंता होती है वह वातावरण के आधार पर आधारित होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कि आप घर के बाहर निकले और आपके बाहर निकलते ही आपने कोई ऐसा भयानक जानवर देख लिया, जैसे कोई शेर देख लिया, मगरमच्छ देख लिया, अचानक से आपने ऐसा कोई जानवर देखा जिससे आपके ईगो को खतरा महसूस हुआ, तो वह जो है आपके कौन सी चिंता के अंतर्गत होगा? वास्तविक चिंता। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो वास्तविक चिंता होगी वह आपके वह वातावरण के कारण जो आपकी ईगो को खतरा उत्पन्न होगा वह जो है वास्तविक चिंता कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे जो दूसरा है वास्तविक चिंता हो गया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है तंत्र का तापी। इसके बाद तंत्र का तापी जो चिंता है वह है जब आपके अहम को, जब आपके ईगो को, जब आपके अहम की निर्भरता इड पर होती है, जब आपका ईगो इड पर, जब आपका ईगो इड पर निर्भर होता है तब हमें तंत्र का तापी चिंता होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो नैतिक चिंता है। इस नैतिक चिंता में जब हमारा ईगो, जब ईगो जब ईगो सुपर ईगो के ऊपर, जब ईगो सुपर ईगो के ऊपर निर्भर हो जाता है तब नैतिक चिंताएं उत्पन्न होती हैं। नैतिक चिंता का मतलब है जब हम कोई कार्य को करते हैं कि हम कौन से कार्य को सही करना है, तुम बहुत गलत कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हैं वह बहुत गलत है, ईश्वर आपको देख लेगा, तब आपके ईगो का जो निर्भरता है वह सुपर ईगो के ऊपर हो जाता है। तो कौन सी चिंता उत्पन्न होती है? नैतिक चिंता उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब इड से ईगो को धमकी मिलती है तब कौन सी चिंता उत्पन्न होती है? तंत्र का तापी। और जब हमें सुपर ईगो से ईगो को धमकी मिलती है तब कौन सी चिंता उत्पन्न होती है? तब होती है नैतिक चिंता। इस प्रकार से जो चिंता थी, हमने इस प्रकार से जो चिंता व्यक्तित्व की गतिकी में जो चिंता है इसको हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे अहम रक्षा प्रक्रम। अहम रक्षा प्रक्रम, ठीक है ना। देखिए ये जो है अहम रक्षा प्रक्रम, ये जो है हमारे व्यक्तित्व की रक्षा कवच है। यह व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। देखिए जो हमारे व्यक्तित्व की रक्षा करता है वह कौन करता है? वह हमारा करता है अहम रक्षा प्रक्रम। ठीक है ना। यह जब हम वातावरण के अनुसार अपनी इच्छाओं को, अपनी जो हमारे अंदर भाव है उनको हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, जब हम अपने वातावरण के माहौल में, जो हमारे चारों ओर वातावरण है, हम अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं, वह सभी इच्छाएं जो है हमारे अचेतन मन में स्थिर हो जाती हैं। हमारे अचेतन मन में वह स्थिर होने से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारी हानियां पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो अवचेतन मन में ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनका हम दमन लगातार किए रहते हैं। तो इससे, इन सभी चीजों से कौन रक्षा करता है? इन सभी चीजों से जो हमारी व्यक्तित्व की रक्षा करता है वह करता है अहम रक्षा प्रक्रम। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने व्यक्तित्व की गतिकी को पढ़ा। डायनामिक पर्सनालिटी हमने देख ली किस प्रकार से है, उसमें मूल प्रवृत्तियां हैं, चिंता है और अहम रक्षा प्रक्रम है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।